नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत जाड़े ऋतु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत जाड़े ऋतु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा शीत जाड़े ऋतु में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है? 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पूर्वी तट पर, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी तट पर और 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है? 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पूर्वी तट पर, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी तट पर और 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। हमारा आंसर होगा 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी तट पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में, मध्य अक्षांशीय कोणधारी वनों में, उपोष्ण मरुस्थलों में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में, मध्य अक्षांशीय कोणधारी वनों में, उपोष्ण मरुस्थलों में। हमारा आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। जो कि नहीं आ रहे हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है
वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। हमारा आंसर होगा भूमध्य रेखा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दे प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि हम जल्दबाजी में प्रश्न पढ़कर उत्तर दे देते हैं और परीक्षा में प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी हम गलत कराते हैं। निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? नीचे दिए गए कूट में पता करिए। कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है, यानी कि कौन भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है, यानी कि हमारा उत्तर होगा 2 और 3, यानी कि सी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रेयरिज उत्तरी अमेरिका, पंपाच दक्षिणी अमेरिका, स्टेपिच यूरोप और वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रेयरिज उत्तरी अमेरिका, पंपाच दक्षिणी अमेरिका, स्टेपिच यूरोप और वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। हमारा आंसर होगा वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में। हमारा आंसर होगा अफ्रीका में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपिच शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेल्फा उष्ण कटिबंधीय वन और टेंगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपिच शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा उष्ण कटिबंधीय वन और टेंगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। हमारा आंसर होगा डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। हमारा आंसर होगा निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंध का महासागरीय पूर्वी तट काफी आर्द्र होता है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी महाद्वीपीय तट आर्द्र होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंध का महासागरीय पूर्वी तट काफी आर्द्र होता है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी महाद्वीपीय तट आर्द्र होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती? कैलिफोर्निया, बोलिविया, पर्थ, केप टाउन। निम्नलिखित में से कहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती? कैलिफोर्निया, बोलिविया, पर्थ, केप टाउन। हमारा आंसर होगा बोलिविया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर दक्षिण स्थानांतरण से संबंधित वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर दक्षिण स्थानांतरण से संबंधित वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तट, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? व्यवस्थित, आनुभविक, अनुप्रयुक्त, जननिक। कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? व्यवस्थित, आनुभविक, अनुप्रयुक्त, जननिक। हमारा आंसर होगा आनुभविक। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखें। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे जो तीनों कथन है, तीनों कथन ही सत्य है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, 1, 2, 3। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते रहें। अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप सामने आ जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाएगा। AF, BSH, CFB, AM। हमारा आंसर होगा AM। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
इस प्रकार की जलवायु 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं बिंदुओं को। नंबर 1, इस प्रकार की जलवायु 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाई जाती है। मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता है। और मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा और दक्षिण पश्चिमी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और हमारे दूसरा और तीसरा कथन सही है। विचार करना है, दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? हिमटॉप जलवायु, शीत हिम वन जलवायु, टुंडा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? हिमटॉप जलवायु, शीत हिम वन जलवायु, टुंडा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। हमारा आंसर होगा टुंडा जलवायु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभ काल से जलवायु परिवर्तन होता रहा है। इस तथ्य के पक्ष में किन प्रमाणों का प्रस्तुत किया जाता है? पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभ काल से जलवायु परिवर्तन होता रहा है। इस तथ्य के पक्ष में किस और किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? नंबर 1, हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण, वृक्षों के तनों में पाए जाने वाला वलय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली अपरदात्मक स्थलाकृतियां। कूट दे रखे हैं हमें। इस हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण बिल्कुल सही है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाला वलय वो भी सही है। लेकिन जो तीसरा बिंदु है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली अपरदात्मक स्थलाकृतियां, ये गलत है। यानी कि हमारा आंसर होगा 1 और 2, यानी कि बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे गैसें जो विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। और नंबर 3, समताप में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। वे गैसें जो विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड है और समताप में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा बी। अब चलते अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है वन्य जीवों के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से और नदियों के प्रदूषण को कम करने से। हमारा आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।